हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए तो आज की करंट अफेयर में आगे बढ़ने से पहले लास्ट डे का क्विकली रिविजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री तेलंगाना में बनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर के लेखक हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य। और जम्मू कश्मीर में बितस्ता महोत्सव मनाया गया। अभी हाल में भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक टीम मार्क्समैन ने मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 का पुरस्कार दिया है एनटीपीसी को। ब्रिक्स सीसीआई महिला मंडल का अध्यक्ष रूबी सिन्हा को बनाया गया है। और भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग नवाचार को बढ़ाने के लिए इंडस एक्स शुरू किया गया। वहीं अलीबाबा ग्रुप के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं जोसेफ साई। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 25 जून को, वर्ल्ड सीफेयर डे। दोस्तों नाविकों के महत्व के बारे में बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उनके योगदान को याद करते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए मनाया जाता है। नाविक आज से नहीं है, सदियों से हैं। जब से समझ लो समुद्री व्यापार या समुद्री सेवाएं जो भी शुरू हुई है, तो नाविकों की जरूरत तो पड़ी ही है। तो उनके योगदान को, उनके कार्यों को, उनकी सुरक्षा को लेकर के चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। इस बार हैशटैग भी चलाया गया है, हैशटैग ओशियन वर्थ प्रोटेक्टिंग। ठीक है, तो 2010 से ये मनाया जा रहा है। मनीला में इसकी शुरुआत हुई थी विश्व नाविक दिवस की। अब आज हम लोग जून महीने का रिवीजन कर लेते हैं, काफी दिन हो गए हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। वैसे नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर दिवस और 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एनिमलिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। इस बार की थीम थी गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया। इसके अलावा 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 21 जून को इंटरनेशनल सॉलिस्टिक फेस्टिवल डे। 21 जून को ही विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। यहाँ पर ये मिस हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस याद रखिएगा और ऐड करवा दूंगा मैं। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और 25 जून को विश्व नाविक दिवस भी मनाया गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है। इसमें भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कुल 18 संस्थान जो हैं वो शामिल हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन ने टॉप 200 इंस्टीट्यूट की, यूनिवर्सिटीज की कहें, एशिया में लिस्ट जारी की हुई है और इस टॉप 200 में 18 यूनिवर्सिटीज इंडिया की हैं। अब इसमें देखो टॉप 50 में तो केवल और केवल एक ही है। ठीक है, एक ही है, वो भी 48वें स्थान पर है। कौन सी है? IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु ये इकलौता संस्थान है जो टॉप 50 में शामिल है। टॉप अगर 100 की बात की जाए तो भारत के 4 इंस्टीट्यूट हैं और अगर टॉप 200 में बात की जाए तब टोटल 18 इंस्टीट्यूट भारतीय हैं। यहाँ पर देखो IISC बेंगलुरु बिकम टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट इन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये आया हुआ है। टॉप पर कौन है? तो टॉप पर चाइना की सिंहुआ यूनिवर्सिटी है। सेकंड पर भी चाइना की ही पेकिंग यूनिवर्सिटी है। थर्ड पर सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 48वें पर ये है। अच्छा, सेकंड जो टॉप रैंकिंग है इंडिया के इंस्टीट्यूट की वो है JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई?
तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया है। भारत इन पेरिस का मतलब क्या है? देखो ध्यान से देखिए, ये है खेल मंत्री और पेरिस की बात की जा रही है। पेरिस में होने वाला है ओलंपिक खेल, 2024 में होगा ओलंपिक खेल, यानी अगले साल होगा। तो भारत की उसमें भागीदारी कैसे होगी और भारत के कितने लोग वहां पर हिस्सा लेने वाले हैं, किस प्रकार से रणनीति होगी अपनी, ठीक है, भारत सरकार कैसे मदद करेगी खिलाड़ियों की जिससे ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सके हम लोग ओलंपिक में, इसके लिए ये कैंपेन शुरू किया गया है, जिससे एक प्रकार से लोग कनेक्ट हो सके, लोगों का रुझान भी बढ़ सके ओलंपिक के बारे में और भारत की तरफ से अच्छे से सपोर्ट भी मिल सके। तो फिलहाल ये कैंपेन शुरू किया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अभी खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसे लॉन्च किया है। क्लियर है? भारत इन पेरिस अभियान। अब देखो, ऐसे ही मिलता जुलता टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना शुरू की गई थी 2014-15 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका भी उद्देश्य यही था, देखो, ओलंपिक पोडियम योजना। ओलंपिक पोडियम मतलब जानते हो, पोडियम एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जो मेडल विजेता होते हैं वो खड़े होकर के मेडल रिसीव करते हैं, ठीक है, मेडल रिसीव करते हैं और उसे ही कहा जाता है पोडियम, जिस पर खड़े होकर के मेडल पहनते हैं। और इस पर खड़ा कौन होता है पोडियम पर? जो तीनों में से कोई एक मेडल पाया रहता है, चाहे वो गोल्ड, चाहे सिल्वर, चाहे वो ब्रॉन्ज पाया रहता है। तो ओलंपिक पोडियम योजना का यही उद्देश्य था कि भारत में ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में मेडल आए, ठीक है। तो इसके तहत सरकार जो है वो एथलीटों को रहने से लेकर के उनकी ट्रेनिंग तक सारा खर्च उठाती थी। तो ये चलाई गई थी। अभी चलाई गई है भारत इन पेरिस अभियान, ठीक है। वैसे पेरिस ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। 2024 में पेरिस फ्रांस में ओलंपिक होने जा रहा है। 33वां इस बार का इवेंट होगा। इस बार का मस्कट रखा गया है ओलंपिक फ्रीज को। क्या? ओलंपिक फ्रीज। और इस बार के ओलंपिक का स्लोगन होगा, नारा होगा, गेम्स वाइड ओपन। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे 2023 में साहित्य अकादमी ने कितने बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किए? तो दोस्तों, साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार की घोषणा कर दी है। तो इस बार बाल साहित्य पुरस्कार दिए जाएंगे टोटल 22, ठीक है, और 20 दिए जाएंगे युवा साहित्य पुरस्कार। यहाँ पर देखो, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। अब इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं, जिसमें आपको बहुत ही चर्चित सुधा मूर्ति जी भी दिखेंगी। इनको भी अवार्ड मिला हुआ है, इनकी भी पुस्तक आई थी तो उसके लिए मिला हुआ है, ठीक है। तो टोटल बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या है 22 और युवा पुरस्कार विजेताओं की संख्या है 20। साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, कई भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। और इसमें देखो, अलग अलग भाषाओं के लिए आपको सभी को याद नहीं करना है, सभी आप याद भी नहीं कर पाओगे। तो आपको कुछ मेन जो भाषाएं हैं उनको याद कर लेनी है। जैसे सूर्यनाथ सिंह जी जो हैं, ये लघु कहानियों का संग्रह इनका आया था कौटुक ऐप, और इसके लिए हिंदी भाषा श्रेणी में इन्होंने बाल साहित्य पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। एकनाथ अवार्ड, ये छंददेई आनंद के लिए मराठी भाषा में जीते हुए हैं। विशाखा विश्वनाथ, ये स्वतहाला स्वाता विरुद्ध उभे करताना, इसके लिए युवा पुरस्कार इनको मिला है। और सुधा मूर्ति जी, जो कि ऋषि सुनक की सासू माँ हैं, और भारत के नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के संस्थापक रहे हैं, तो इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के ये वाइफ हैं। तो इन्होंने कहानियों का एक संग्रह लॉन्च किया था, ग्रैंड पेरेंट्स बैंक ऑफ स्टोरीज। तो इसके लिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश एशिया में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बना है? तो दोस्तों, अभी भारत जो है ये एशिया में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है, टॉप सोर्स बन गया है, इंटरनेशनल ट्रेवलर्स इन एशिया। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, इंडिया बिकम एशियाज हाईएस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। भारत से आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जा रहे हैं, खास करके यूएस और यूएई वगैरह में, दुबई वगैरह में ज्यादा जा रहे हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट जारी की है आईपीके इंटरनेशनल ने। इसने बताया है कि भारत पहली बार एशिया में टॉप किया है, यात्रियों का, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। इसने चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इन सब को भी पीछे कर दिया है। पिछले 5 महीनों में ही भारत से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में अगर बात करें तो यूएसए की यात्रा महामारी से पहले की मात्रा में बहुत ज्यादा अधिक हो गई है। ओके, तो भारत जो है ये सबसे बड़ा यात्रियों का स्रोत है। शिशुओं की स्वास्थ्य की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस राज्य सरकार ने पीसीटीएस ऐप लॉन्च किया?
तो पीसीटीएस ऐप लॉन्च किया है दोस्तों राजस्थान सरकार ने। ये क्या करेगा, ये शिशुओं की और माताओं की जो हेल्थ है उसको ट्रैक करके उसकी एक प्रकार से कहें ट्रैकिंग करेगा, मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटर हेल्थ केयर फॉर मदर्स और इन्फेंट, यानी इन्फेंट मतलब शिशु होता है। तो इसके लिए पीसीटीएस ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका मतलब होता है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी गर्भावस्था बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली। तो इससे आशा सहयोगिनियों के माध्यम से जो संबंधित क्षेत्र होंगे वहां की महिलाओं और शिशुओं तक पहुंचने के लिए एक दैनिक आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा सकेगी और पीसीटीएस ऐप की मदद से उनको ट्रैक किया जा सकेगा। तो राजस्थान सरकार ने इसे शुरू किया है, याद रखना। अब राजस्थान आया है, राजस्थान के बारे में जानेंगे हम लोग। राजस्थान देखोगे इंडिया के मैप में ये रहा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जयपुर यानी पिंक सिटी इसकी कैपिटल होती है। यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत जी। यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। यहाँ पर झीलों में अगर बात करें तो पुष्कर है, पिछौड़ा झील है, राजसमंद है, जयसमंद भी है, फतेह सागर भी है, डीडवाना झील भी यहीं पर है। नेशनल पार्क में सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देवघाना पक्षी विहार है। ठीक है, घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गरबा, गोगा ये प्रमुख यहाँ के नृत्य हैं। वैसे यहाँ की अगर हम लोग बात करें लोक कला की, लोक कला पूछी जाती है तो लोक कला याद रखना। यहाँ की लोक कला में मेहंदी जो है, मेहंदी सोजत मेहंदी को जीआई टैग भी मिल चुका है। मेहंदी जो है यहाँ की प्रमुख लोक कला है। इसके अलावा रंगोली भी है, रंगोली भी यहाँ की प्रमुख लोक कला है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जिलों की संख्या अब हो चुकी है 50, पहले थी 33, लेकिन 19 जिले नए बनाए गए और 2 जिलों को तोड़ा गया। इसके बाद 50 जिले हो गए हैं टोटल। विधानसभा में 200 सीटें जाती हैं, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सीटें जाती हैं। ये भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के पशु है ऊंट या चिंकारा, राज्य के पक्षी है गोंडवान और राज्य के पुष्प है रोहिड़ा। ये अपना बॉर्डर देखो पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से शेयर किया करता है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की पुलिस ने रात में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए पेंगल पाथु काप्टू थिट्टम योजना शुरू की? तो ये योजना शुरू की है तमिलनाडु की पुलिस ने। तमिलनाडु की पुलिस ने चेन्नई में रात में जो यात्रा करने वाली महिलाएं होती हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पेंगल पाथु काप्टू थिट्टम योजना शुरू की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिससे वो इमरजेंसी के दौरान क्या होगा कि पुलिस की गाड़ी जो होती है, जो गश्ती वाला वाहन होता है, उसका यूज कर सकेंगी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। अगर मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन में वो फंसती हैं, कहीं पर नहीं जाने को मिलता है, कोई ऑटो वगैरह या फिर रात में कोई सवारी नहीं मिलती है, एकांत में पड़ जाती हैं, तो फिर ऐसे में वो पुलिस का जो गश्ती वाहन होता है उसको कॉल करके बुला सकती हैं और वो उनको उनके गंतव्य तक छोड़ेगी। तो ये है पेंगल पाथु काप्टूम थिट्टम योजना। ठीक है, रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में ये रहेगा। जो चेन्नई शहर की महिलाएं हैं केवल उन्हीं के लिए अभी ये शुरू किया गया है। ओके, आगे सड़क निर्माण में जनता के सुझाव के लिए NHAI ने कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया? तो देखो NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पहल शुरू की है, एक प्लेटफॉर्म इसके लिए लॉन्च किया है जिससे लोग, आम जनता भी सड़क निर्माण में मदद कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नॉलेज शेयरिंग नाम से प्लेटफॉर्म शुरू किया है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। तो अब से आम जनता भी या फिर जो कोई एक्सपर्ट हो या कोई जो पढ़ रहा हो, जो मतलब जिसके पास कोई भी ऐसा आइडिया हो, जो वहाँ के रीजनल अगर कोई रोड बन रही है, कोई निर्माण हो रहा है, उसमें अगर कोई अपना आइडिया देना चाहते हैं सड़क सेफ्टी को लेकर के या फिर रोड डिजाइन को लेकर के, तो वो दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। NHAI के बारे में बात करें तो 1995 में स्थापित हुआ था, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत लॉन्च किया गया था। तो अगर अधिनियम पूछा जाए तो 1988 का ये एक्ट था, याद रखना। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। संतोष कुमार यादव जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के तहत आता है, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। अगला, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आर्टेमिस समझौता हुआ है। नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो देखो भारत और अमेरिका के बीच में अभी आर्टेमिस पर समझौता हुआ है, डील हुआ है। अब इसके तहत नासा का जो आर्टेमिस मिशन है वो लॉन्च होगा। एक्चुअली में देखो ये केवल एक मिशन नहीं होगा, ये एक पूरा का पूरा समझ लो प्रोग्राम है और इसमें बहुत सारे देश शामिल हो रहे हैं। ये आप ऐसा समझो ना कि आर्टेमिस समझौते के जरिए
अमेरिका की राय मानने वाले या कहें कि अमेरिका के मित्र जो मुल्क हैं अंतरिक्ष सेक्टर में, उनका एक ग्रुप बन रहा है धीरे धीरे। तो उस ग्रुप में अब भारत भी शामिल हो गया है। इसके तहत अमेरिका जो है वो अपने नासा से कहेगा कि चलो भैया अब इनको भी ले लो और इनकी स्पेस एजेंसी को भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंट्री करवा दो, जिससे अब इनके साथ भी मिलकर के अंतरिक्ष में अन्वेषण किया जा सके। ठीक है ना। तो 2024 में बेसिकली लॉन्च होगा ये आर्टेमिस। ठीक है, तो इसे आर्टेमिस अकॉर्ड कहा जा रहा है। तो इंडिया ने साइन किया है ग्लोबल आर्टेमिस अकॉर्ड और इसके साथ यूएस और इंडिया मिलकर के मून मिशन करेंगे। ठीक है, तो ये 27वां आर्टेमिस अकॉर्ड ये सिग्नेटरी बना, यानी 27वां देश बन गया है। इसमें 26 देश और शामिल हैं ऑलरेडी, और ये 26 देश में ऑस्ट्रेलिया वगैरह, मतलब जितने भी मित्र मुल्क हैं अमेरिका के आज के टाइम पर, रसिया चाइना वगैरह को हटा दो अगर, और उत्तर कोरिया को, तो वो सभी जो हैं अब इसमें साइन कर चुके हैं। और अभी जो इंडिया और नासा के बीच में डील हुआ है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि नासा और इसरो मिलकर के अब ISS जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, और वहां से अंतरिक्ष में और अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी जा सकेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आया है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लो। 1998 में इसे लॉन्च किया गया था। इसे कई देशों ने मिलकर के लॉन्च किया था, जैसे यूएस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मोस, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, बहुत सारे देश जो हैं वो मिलकर के लॉन्च किए थे। इसमें चाइना, इंडिया, ये सब देश नहीं शामिल थे। ठीक है, तो 1998 में लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी बीच में एक घोषणा हुई कि 2030-31 में इसे गिरा दिया जाएगा। कहाँ गिरा दिया जाएगा? इसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। ये दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था, $100 बिलियन से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट था। सभी देशों ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। हालांकि आधिपत्य अब नासा का ही वहां पर है। ठीक है, मैक्सिमम मोनोपोली इसी की है। रसिया भी एक बार बीच में बाहर हो गया था, लेकिन फिर से शामिल हो गया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में कौन सी पहल शुरू की? तो इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर इंडियन नेवी ने ओशियन रिंग ऑफ योगा शुरू किया। ओशियन रिंग ऑफ योगा के तहत क्या होगा? हिंद महासागर में भारत के जो भी जहाज हैं, जो भी शिप हैं, वो आसपास के जो दो देश हैं, जो मित्र देश हैं अपने, उनके बंदरगाहों पर जाएंगे और वहां पर योग का संदेश फैलाएंगे। ठीक है, तो ये कर रहे हैं और ये शुरू हुआ है इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर ही। तो इंडियन नेवी के द्वारा ये ओशियन रिंग ऑफ योगा है, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंद महासागर में जो भी आसपास के देश हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ठीक है, और इसके अलावा मॉरिशस हो गया, ठीक है, बहुत सारे देश इधर अखाड़ी देशों की तरफ जो भी तट हैं, जो भी बंदरगाह हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह, वहां पर जाकर के शिप, एक एक शिप जाएगी और वहां पर ये लोग योग करके योग के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। तो भारत वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया ही एक परिवार है का संदेश जो है इसको बढ़ावा दे रही है। आपको पता है G20 की इस बार थीम भी ऐसा ही है, वसुधैव कुटुंबकम ही रखा गया है। तो INS किल्टन, चेन्नई, शिवालिक, INS सुयना, त्रिशूल, तरकस, वागिर, सुमित्रा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी वर्तमान में इंडियन ओशियन में तैनात है। इंटरनेशनल योगा डे पर आप लोग बिल्कुल मत भूलना इसकी थीम। इंटरनेशनल योगा डे की इस बार की थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है थीम? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना? क्या? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से। चलिए, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा। अब हम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन वाले सेगमेंट में आएंगे। 801वें क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए थे। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। मैक्सिमम रेस यही जीते हैं इस साल, 8 में से 6 अभी तक। किसने रीयूजेबल वाहन मिशन RLVLEX का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसरो ने किया है। और अभी हाल ही में इटली ने अपने देश में अंग्रेजी पर भी और चैट जीपीटी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास सेलिनेक्स आयोजित हुआ, इसका 10वां संस्करण था। इसके अलावा नंदिनी दास द्वारा लिखी गई पुस्तक कोटिंग इंडिया का विमोचन किया गया है। दुनिया की पहली लिक्विड हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा ये शुरू की गई नॉर्वे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ये भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। मियामी ओपन का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है, ये रशियन खिलाड़ी हैं। नासा के नए मून टू मार्स मिशन का प्रमुख
अभी हाल ही में अमित क्षत्रिय को बनाया गया है, ये भारतीय मूल के हैं। अगला, चीन ने अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य के 11 स्थानों के नाम को बदलने की घोषणा की, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था। फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया था। नासा की घोषणा के अनुसार चंद्र मिशन आर्टेमिस 2, इसके लिए चुने गए व्यक्तियों में है जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और रीड वाइसमैन। अभी हाल में तेलंगाना राज्य ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और अभी खाद्यान्न कार्य इंतजार नहीं कर सकता है, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया 4 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश राज्य के 11 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया और आरबीआई का कार्यकारी निदेशक अभी नियुक्त किया गया है नीरज निगम को। भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया अभ्यास हुआ और वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट इस बार 6.3 रहने का अनुमान है। वैसे फिच रेटिंग ने भी अपनी जो अनुमान है वो बढ़ा करके 6.3 ही कर दिया है। एक अध्ययन के अनुसार तापमान में वृद्धि के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। अब इस प्रकार से आप लोग 20-20 क्वेश्चन का डेली रिवीजन करते करते 820वें क्वेश्चन पर पहुंच गए हो। ठीक है, ऐसे ही आप 20-20 क्वेश्चन पर डे रिवाइज करते रहा करो। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि भारत ने किसे हरा करके पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है, तो भारत ने पाकिस्तान को हरा करके जीता था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निम्न में से किस देशों की यात्रा की, तो अभी पीएम मोदी जी जापान, पापुआ न्यू गिनी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की हैं। सूरीनाम इसमें नहीं होगा सही, सूरीनाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई थी, द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ की यात्रा की थी। क्लियर है, तो यहाँ केवल एक और केवल 2 ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आज भी पूछा है आपसे। आज आपको बताना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के संबंध में निम्न में से कौन सा कूट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा। इसको थोड़ा सा प्रयास किया गया है एक नए ढंग का, नए टाइप का ये क्वेश्चन बनाने का, थोड़ा सा अपर लेवल का, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज एक ही क्वेश्चन है, तो आज आपको यही एक क्वेश्चन का जवाब देना है। इसकी क्विज और पीडीएफ एमजीटी ऐप पर मिल जाएगी, तो आप लोग एमजीटी ऐप जरूर इंस्टॉल करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।